हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, एयर स्पोर्टिंग की जो सीरीज चल रही है उसमें रोज़ हम आपको 10 सने दे रहे हैं और उन 10 सने में एरर्स हैं एंड वी आर टू फाइंड आउट द एरर्स। तो एरर्स फाइंड आउट करने के लिए, अगर सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करनी है तो हमें ग्रामर का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, यूजेस ऑफ वर्ड्स का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। Because in error spotting any type of error can be asked related to vocabulary हो सकता है, related to grammar हो सकता है, related to tenses हो सकता है, ये सब चीज़ें उसमें आ रही हैं। तो मेरा मानना है कि ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि अगर हम रोज़ 10 सेंटेंस के अंदर एरर्स देखते हैं और ये सीखते हैं कि यहाँ पर ये नहीं, ये चीज़ होनी चाहिए, तो जाहिर है कि हम एक एक्यूरेट इंग्लिश की तरफ मूव कर रहे हैं। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट 10 सेंटेंसेस विद एरर्स को लेके, देखते हैं क्या मिस्टेक्स हैं। ठीक है, तो चलिए देखो स्टूडेंट, फर्स्ट सेंटेंस, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज सो कॉम्प्लिकेटेड एज वी कैन नॉट डिस्क्राइब इट इन अ फ्यू सेंटेंसेस। वंस अगेन, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट वी कैन नॉट डिस्क्राइब इट इन अ फ्यू सेंटेंसेस। हिंदी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिविटी का मतलब था पूर्णता, पूर्णता का सिद्धांत, पूरा। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, पूर्णता का सिद्धांत, इज सो कॉम्प्लिकेटेड, इतना जटिल है, एज वी कैन नॉट डिस्क्राइब इट इन अ फ्यू सेंटेंसेस, कि हम इसे कुछ वाक्यों में नहीं समझा सकते हैं। ठीक है, हिंदी देखिए, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज सो कॉम्प्लिकेटेड, पूर्णता है ना, पूर्णता का सिद्धांत जो है वो इतना जटिल है कि हम इसे कुछ सेंटेंस में नहीं समझा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, पूर्णता का सिद्धांत इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि यहाँ की आवाज़ आ रही है, तो एज को डिलीट करेंगे हम और दैट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे की आवाज़ आ रही है। ये सो दैट का प्रयोग है, ना कि सो एज का। तो ये सेंस के हिसाब से चल रहा है, तो यहाँ पे सो के साथ एज ना करके दैट आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ए सेल इज द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफिएबल यूनिट ऑफ लाइफ and cannot be seen with a naked eyes. I will go through once again. A cell is the smallest identifiable unit of the life and cannot be seen with a naked eyes. हिंदी देखिए, सेल कहते हैं कोशिका, ठीक है। ए सेल इज द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफिएबल यूनिट ऑफ लाइफ, सबसे छोटा जीव एक कोशिका का है, जैसे आपने सुना होगा उसका नाम है अमीबा। क्लियर? तो ए सेल इज द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफिएबल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन का सबसे जो छोटी चीज़ है उसको बोलते हैं अपन कोशिका। एंड कैन नॉट बी सीन विथ अ नेकेड आइज, और वो इतना सूक्ष्म है, इतना टाइनी है कि हम उसे कोरी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो कोरी आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो ये यहाँ पर ए नहीं आएगा, ए नेकेड आइज नहीं, नेकेड आइज या नज़र से मतलब है, और नज़र इज अनकाउंटेबल, तो यहाँ पे आर्टिकल ए नहीं आएगा। क्लियर? नेक्स्ट, इफ अ स्टूडेंट नीड्स एडवाइजेस about career, he or she should consult the career officer. Once again, I'll go through it. If a student needs advices about career, he or she should consult the career officer. हिंदी देखिए, if a student needs advices, अगर एक स्टूडेंट को सलाह की जरूरत पड़ती है अपने करियर के प्रति या अपने करियर के बारे में, he or she should consult the career officer. तो करियर ऑफिसर्स होते हैं, तो सलाह के लिए उन करियर ऑफिसर से उस स्टूडेंट को सलाह मशवरा कर लेना चाहिए, बातचीत कर लेनी चाहिए, सलाह ले लेनी चाहिए, कंसल्ट कर लेना चाहिए। क्लियर? तो इफ ए स्टूडेंट नीड्स एडवाइजेज अबाउट करियर, ही और शी शुड कंसल्ट द करियर ऑफिसर। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं, इफ ए स्टूडेंट नीड्स एडवाइजेज, ये एडवाइजेज शब्द जो है इसमें से एस हटेगा, क्यों कि ये जो सलाह शब्द होता है इसका प्लूरल नहीं होता। सलाह जो है ये अनकाउंटेबल है, तो इसमें एस कभी नहीं लगेगा, सलाहों कोई शब्द नहीं होता है।
एडवाइज हो इसलिए कोई शब्द नहीं बनेगा। तो अब स्टैंडर्ड करेक्ट हो जाता है। इफ ए स्टूडेंट नीड्स एडवाइस, अब देखिए यहाँ सी ई आ रहा है फ्रेंड। एक होता है मान लीजिए एडवाइस, ये वर्ब है और ये जो है नाउन है। दो तरह के शब्द होते हैं, एडवाइज, एडवाइस। तो ADVICE इज ए नाउन, ठीक है, सॉरी मतलब ADCI नाउन है लेकिन अनकाउंटेबल, सलाह को गिन नहीं सकते, तो इसमें से एस हटेगा। लेकिन इसके चलते मैंने एक चीज़ और आपको समझाई कि एक एडवाइस दो शब्द होते हैं, एक CE में एंड होता है और एक SE पे एंड हो रहा है। जो एडवाइस SE पे एंड हो रहा है ये वर्ब है, इसका मतलब सलाह देना, और अगर हम CE लगाते हैं तो इसका मतलब सलाह, और ये अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए यहाँ पर एस नहीं लगेगा। और एडवाइस दो होते हैं, साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया, तो ध्यान रखें इनके यूज़ के समय। अगर आप सलाह बोलते हो तो CE आएगा, आप सलाह देना बोलते हो तो SE आएगा। देन एडवाइस विल बी ए वर्ब एंड एडवाइस विदाउट एस इज ए नाउन अनकाउंटेबल, तो ऐसा हट जाएगा। द मशीन लुक्स गुड, कोई मशीन है दिखने में अच्छी है बट इज़ वेरी बैडली डिज़ाइन, लेकिन उसको बहुत गंदे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। एंड डज नॉट वर्क गुड, और वो काम अच्छा नहीं करती है। वंस अगेन, द मशीन लुक्स गुड बट इज़ वेरी बैडली डिज़ाइन एंड डज नॉट वर्क गुड। हिंदी देखिए, द मशीन लुक्स गुड, कोई मशीन है अच्छी दिख रही है, ठीक है दिखने में, बट इज़ वेरी बैडली डिज़ाइन, लेकिन डिज़ाइन बड़ा ख़राब है उसका। एंड डज नॉट वर्क गुड, और काम भी अच्छा नहीं कर रही है। फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन गुड एंड वेल। आए बात समझ? तो यहाँ से हम गुड हटा देंगे और वेल लगाएंगे। अब ऐसी छोटी छोटी बातें जब तक हमें मालूम नहीं होगा तो नॉट पॉसिबल टू स्पीक और राइट इंग्लिश अप टू द मार्क। मतलब बिल्कुल सही बोलने के लिए ग्रामर का नॉलेज होना जरूरी है, यूजेस ऑफ वर्ड्स का नॉलेज होना जरूरी है, सेंटेंस पैटर्न का नॉलेज होना जरूरी है, स्ट्रॉन्ग सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होंगी तभी हम एक सेंटेंस में से एरर निकाल पाएंगे, ठीक है। वो अलग कहानी है कि इतनी एक्यूरेसी से पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो जस्ट टू फाइट दैट, अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है आपको तो फिर इतनी एक्यूरेसी से पढ़ना पड़ेगा। एंड आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, दैट इज़ अ लॉन्ग सीरीज व्हाट आई एम प्रोवाइडिंग यू। इसको आप मतलब रोज़ देखें और सीखें, ताकि जब भी मौका पड़े तो बोलते समय, लिखते समय, इवन वन एवर मतलब यू आर अपेयरिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड द टॉपिक इज बिफोर यू ऑफ एरर स्पॉटिंग, तो यू विल बी वेरी कंफर्टेबल एट दैट टाइम। तो आज करोगे तो कल आपका अच्छा है। तो सुनिए, हमने गुड हटा के वेल किया। नाउ द क्वेश्चन इज अराइजिंग कि गुड और वेल में क्या फ़र्क होता है। तो इसका सीधा सा जवाब मैं पहले भी शायद एक वीडियो दे चुका हूँ, नहीं तो फिर सुन लीजिए। गुड लगता है किसी चीज़ की अच्छाई के लिए, और वेल लगता है किसी अच्छे काम के लिए। हम क्या बोलते हैं, वेल डन। कभी ऐसे सुना थोड़ी गुड डन, क्योंकि डन मतलब काम। तो जब काम के लिए हम लोग अच्छा बोलते हैं तो हम लगेंगे वेल डन, और हम वो गुड बॉय, वेल बॉय नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो लड़का जो है, वो बच्चा जो अच्छा है। तो किसी चीज़ की अच्छाई दिखानी हो तो गुड, और किसी काम को अच्छा दिखाना हो तो वहाँ पे वेल का यूज़ किया जाता है। तो वी हैव टू रिमूव गुड एंड इन प्लेस ऑफ इट वी हैव टू राइट वेल। So delete good, insert well. Now the sentence is right. So the machine looks good but is very badly designed and does not work well. Next, he is well known for both his kindness as well as his understanding. Once again, he is well known for both his kindness as well as his understanding. He is well known, वो जाना जाता है, for both his kindness as well as his understanding. किस कारण से जाना जाता है? उसका दयापन, दयालु व्यक्ति है, सबके प्रति दया रखता है, उसकी खासियत है। एज वेल एज हिज अंडरस्टैंडिंग, और वो बहुत समझदार व्यक्ति है। तो जो व्यक्ति एक व्यक्ति है वो बहुत मतलब दयालु भी है, काइंड नेचर का है, और हर चीज़ को समझता है बारीकी से, ठीक है, इसलिए उसको लोग जानते हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ बोथ आ रहा है, और बोथ के साथ एज वेल एज का यूज़ नहीं किया जाएगा। वी हैव टू डिलीट एज वेल एज एंड वी हैव टू राइट एंड। ये बोथ एंड का प्रयोग है, तो जब भी बोथ आ जाता है तो आगे एंड का यूज़ करें, एज वेल एज, या जो और भी कुछ है एज वेल एज की जगह और भी कुछ अगर देता है तो डिलीट दैट एंड लगा दीजिए, सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलता है,
प्लीज एक्सप्लेन टू मी हाउ इज ए डिजिटल कंप्यूटर डिफरेंट फ्रॉम एन एनालॉग कंप्यूटर। वंस अगेन, प्लीज एक्सप्लेन टू मी हाउ इज ए डिजिटल कंप्यूटर डिफरेंट फ्रॉम एन एनालॉग कंप्यूटर। देखिए इसकी हिंदी करते हैं। प्लीज एक्सप्लेन टू मी, कृपया मुझे बताइए, हाउ इज ए डिजिटल कंप्यूटर डिफरेंट फ्रॉम एन एनालॉग कंप्यूटर। कृपया मुझे बताइए कि डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर से अलग कैसे है। एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर से अलग कैसे है। तो फ्रेंड्स, अगर हम हाउ के बाद इज लगा देते हैं तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, जबकि ये सेंटेंस क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो हम इस इज को यहाँ से डिलीट करेंगे। हाउ ए डिजिटल कंप्यूटर इज यहाँ आएगा, क्योंकि इस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है और हम हिंदी कर रहे हैं तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, वो तो बता रहा है कि ना, प्लीज एक्सप्लेन टू मी हाउ ए डिजिटल कंप्यूटर इज डिफरेंट फ्रॉम एन एनालॉग कंप्यूटर। अरे यार, ये अलग कैसे मतलब जाए, प्लीज़ मुझे बताइए। तो देखिए इंग्लिश के अंदर एक डबल क्वेश्चन का एक केस होता है कि जब क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे क्या तुम बताओगे रमन कहाँ है, बीच में कोई कंजक्शन नहीं है, क्या तुम बताओगे क्वेश्चन, रमन कहाँ है क्वेश्चन। तो जब दो क्वेश्चन हिंदी में एक साथ आते हैं तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन होता है उसकी इंग्लिश सिंपल बनाई जाती है। द वे टू मेक सिंपल इज हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पीछे लिखा जाएगा, ना कि पहले। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है। प्लीज़ एक्सप्लेन टू मी, ये अपने आप में क्वेश्चन है, कृपया मुझे बताइए, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना वो। तो सेकंड वाला क्वेश्चन जो वो सिंपल बनेगा, तो यहाँ से हम इट डिलीट करके और सब्जेक्ट के बाद लाएंगे नाउ द सेंटेंस इज राइट बिकॉज दिस सेंटेंस इज नॉट क्वेश्चन। और मैंने बताया कि इंग्लिश के अंदर एक यूज़ है कि जब दो क्वेश्चन एक साथ बोले जाते हैं तो पहले क्वेश्चन की इंग्लिश क्वेश्चन रहेगी और दूसरा क्वेश्चन है लेकिन इसकी इंग्लिश सिंपल बनेगी। एंड द वे टू मेक सिंपल इज़ वेरी सिंपल। व्हाट वी आर टू डू, वी हैव टू यूज़ हेल्पिंग वर्ब जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट, नॉट बिफोर सब्जेक्ट। ये एक नियम है इंग्लिश के अंदर, एक यूज़ है। ठीक है, नेक्स्ट, आई विल वर्क फॉर यू एज लॉन्ग एज यू विल पे वेल। फ्रेंड्स, ये एज वेल एज आ रहा है, इस वजह से ये सेंटेंस कंडीशनल है। एज वेल एज की जगह इफ, अनलेस और व्हेन, चाहे चाहे एज लॉन्ग एज आए, चाहे इफ आए, चाहे अनलेस आए, चाहे व्हेन आए, ये कंडीशन सेंटेंस है। और कंडीशन सेंटेंस के अंदर दोनों वाक्य फ्यूचर के नहीं हो सकते। तो जो शब्द आ रहे हैं, इफ आ रहा है या व्हेन आ रहा है या अनलेस आ रहा है या एज लॉन्ग एज आ रहा है, इनके बाद वाला जो वाक्य है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से एज लॉन्ग एज के बाद वाला जो वाक्य है यहाँ से विल को डिलीट कर देंगे, क्योंकि इधर भी विल आ रहा है, इधर भी विल आ रहा है। तो कंडीशनल सेंटेंस में यदि मतलब इफ़ या व्हेन या अनलेस या एज लॉन्ग एज, इनके बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जो सेकंड सेंटेंस होगा दैट विल बी इन फ्यूचर। तो एज लॉन्ग एज वाला वाक्य भी इसमें फ्यूचर में आ रहा है, तो हम विल हटा के हम इसको डिलीट कर देंगे विल को, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ गया। नाउ द सेंटेंस इज राइट। तो कंडीशन सेंटेंस है। ऑफ द टू प्रिंसिपल ही पुट फॉरवर्ड द लास्ट वन। देखो, कोई व्यक्ति, उसके दो सिद्धांत हैं। ही पुट द फॉरवर्ड द लास्ट वन, उसने जो लास्ट वाला था उसको आगे रखा। दो सिद्धांत है व्यक्ति के, दो सिद्धांत में लास्ट वाले को उसने आगे रखा। ठीक है, वॉज मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ही पुट द लास्ट वन, जो पीछे वाला उसने आगे रखा, वॉज मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, उसको समझना और भारी था। क्लियर। तो देखिए, ऑफ द टू प्रिंसिपल ही पुट द फॉरवर्ड द लास्ट वन। फ्रेंड्स, दो में लास्ट शब्द नहीं आएगा। जैसे दो भाई हैं तो हम ये कहेंगे ना, मतलब जब छोटा वाला बड़ा वाला, दो भाइयों में ऐसे थोड़ी बोलेंगे सबसे बड़ा वाला। अब दो सिद्धांत हैं तो मैं क्या बोलूँगा, पहला और दूसरा। ये थोड़ी, दो सिद्धांत में सबसे आखिरी वाला, दो सिद्धांत में सबसे आखिरी वाला नहीं। तो यहाँ पे हमको पिछला, दो सिद्धांत में पिछला, तो हमको मतलब ये लास्ट हटाना है। क्लियर। ही पुट फॉरवर्ड द लेटर वन, LATTER, इसका मतलब होता है पिछला। दो में सबसे पिछला नहीं होता है, दो हैं तो पहला और पिछला, ये कह सकते हैं अपन। तो द लास्ट डिलीट करेंगे, सॉरी, लास्ट को डिलीट करके लेटर लिख देंगे। सेकंड लास्ट सेंटेंस बिफोर यू इज ऑन द स्क्रीन। ऑल ऑफ अस सरप्राइज टू सी, all of us surprised to see as an old man of 60 taking part in marathon held last month. Once again I'll go through.
ऑल ऑफ अस सरप्राइज टू सी एज एन ओल्ड मैन ऑफ 60 टेकिंग पार्ट इन मैराथन हेल्ड लास्ट मंथ। हिंदी, ऑल ऑफ अस सरप्राइज, हम सब लोग अचंभित थे, टू सी, ये देखकर, एज एन ओल्ड मैन ऑफ 60, क्या देखा हमने, एक 60 साल का बुजुर्ग टेकिंग पार्ट इन मैराथन हेल्ड लास्ट मंथ जो है मैराथन दौड़ हुई थी उसमें उस 60 साल का भी बुजुर्ग भागा, उसने भी हिस्सा लिया, ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड। तो हम लोग अचंभित थे, तो ऑल ऑफ अस वर, ये हिंदी के हिसाब से, तो यहाँ पे मतलब जवाब आएगा ऑल ऑफ अस वर सरप्राइज, क्योंकि हिंदी हो रही है हम सब अचंभित थे, लास्ट मंथ जो मैराथन दौड़ हुई उसमें 60 साल के बुजुर्ग को हिस्सा लेते हुए देखकर। क्लियर? एंड द वेरी लास्ट सेंटेंस इज बीइंग दैट ही इज इंटरेस्टेड इन गेटिंग हिमसेल्फ एग्जामिन्ड बाय अ हार्ट स्पेशलिस्ट, वी मस्ट ट्राई आवर बेस्ट टू टेक हिम टू अ रेप्यूटेड डॉक्टर। Once again I'll go through. Being that he is interested in getting himself examined by a heart specialist, we must try our best to take him to a reputed doctor. हिंदी देखिए, being that he is interested in getting himself examined by a heart specialist, कोई व्यक्ति है उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, उसकी इच्छा है कि मुझे किसी अच्छे हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए। तो घर वाले बातें कर रहे हैं, तो घर वाले कह रहे हैं कि उसकी इच्छा है, तो हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट ट्राई आवर बेस्ट टू टेक हिम टू ए रेपुटेड डॉक्टर। तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम उसे वाकई एक अच्छे रेपुटेड डॉक्टर के पास लेके जाएं, ठीक है, क्योंकि उसकी इच्छा है। तो जब क्योंकि वर्ड आ रहा है तो यहाँ से हम ये डिलीट कर देंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे बिकॉज। नाउ द सेंटेंस राइट, यहाँ कंजक्शन बीइंग, मतलब जब बीइंग दैट हटेगा और बिकॉज आ जाएगा एज पर सेंस। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 10 सेंटेंस विथ एरर्स, और मैं फिर कहूँगा कि एरर्स को अगर आप 2 बार 3 बार सुनते हो तो इससे अच्छा टॉपिक नहीं हो सकता, क्योंकि हर सेंटेंस के अंदर आपको एक नई चीज़ सीखने को मिल रही है। तो आई होप सो कि मतलब यू माइट बी एंजॉइंग दिस सीरीज ऑफ एरर स्पॉटिंग। विद दीज वर्ड्स, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम।